तो फ्रेंड्स आज हम बात करेंगे स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स एंड मॉस में जो स्ट्रेस एंड स्ट्रेस चैप्टर है उसका पार्ट 2। इसके पार्ट फर्स्ट में हमने स्ट्रेन और स्ट्रेस के पार्ट फर्स्ट में हमने आपको बताया था लोड्स एंड फोर्स के बारे में। तो आज उसकी सेकेंड वीडियो आ रही है स्ट्रेन एंड स्ट्रेस चैप्टर का, और इसके पार्ट 2 में आपको बताया जाएगा स्ट्रेन और स्ट्रेस होता क्या है, ये किसी बॉडी पर कार्य करता कैसे है, कैसे हम उसे ज्ञात करते हैं कि इस पर कितना स्ट्रेस और कितना स्ट्रेन कार्य कर रहा है। पूरा इसका टाइप पढ़ेंगे और आज के लिए इतना ही आपको पढ़ाया जाएगा। स्ट्रेन और स्ट्रेस क्या होता है, इसका कौन कौन से टाइप होते हैं, पूरे फिगर सहित आपको हम बताने वाले हैं। तो गाइस आप लोग बने रहेगा हमारे साथ लास्ट तक, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर समझ में आएगा तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दीजिएगा। और हाँ, अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि हम जो भी वीडियो प्रोवाइड कराएं वो सबसे पहले आप तक ही पहुँचे। देखिए, सबसे पहले हम समझेंगे इसमें स्ट्रेस। स्ट्रेस क्या होता है? स्ट्रेस क्या होता है? स्ट्रेस अगर हम बोले तो स्ट्रेस की जो हिंदी होती है वो होती है प्रतिबल। क्या होती है? प्रतिबल। स्ट्रेस की जो हिंदी होती है वो होती है प्रतिबल। तो देखते हैं प्रतिबल होता क्या है, प्रतिबल कहते किसे हैं। तो हम आपको एक सिंपल लैंग्वेज में डिफिनेशन बता देते हैं। अभी डिफिनेशन तो आपकी स्क्रीन पर आ भी जाएगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में, लेकिन पहले हम बताते हैं एक बार पढ़कर कि प्रतिबल होता क्या है। तो प्रतिबल मान लीजिए जैसे हम वैसे लेकर चल रहे हैं, मतलब एग्जाम्पल के तौर पर कोई एक रिजिड बॉडी है, कोई मतलब एक दृढ़ बॉडी है, उस पर अगर हम फोर्स लगाते हैं तो कुछ न कुछ उसमें डिफॉर्मेशन होता है या नहीं, आप लोग बताइएगा। डिफॉर्मेशन होता है या नहीं? अवश्य होता है। लेकिन अगर मान लीजिए आप फिगर देखिए, हम यहाँ एक फिगर बना रहे हैं, ये कोई दीवार है, ठीक, ये कोई दीवार है। अगर आप इस पर कोई फोर्स लगा रहे हैं, इस पर कोई आप लोग एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं, बाहरी बल लगा रहे हैं, तो क्या इसमें डिफॉर्मेशन होगा? मान लीजिए होगा तो नहीं, आपके बल से तो होगा नहीं, लेकिन अगर दीवार जो है कमज़ोर है तो हो जाएगा। लेकिन जब आप उसे ढकेलेंगे तो इसके अंदर से भी तो कोई एक फोर्स रहेगा जो मतलब उसको गिरने से रोकेगा। मतलब अगर दीवार में अंदर से रेजिस्टिंग फोर्स न होता या आंतरिक प्रतिरोधी बल न होता तो आप ढकेल देते, दीवार गिर जाती ना। लेकिन जब आप लोग ढकेलते हैं तो गिरती क्यों नहीं है? उसके अंदर भी कोई इंटरनल रेजिस्टेंस फोर्स रहता है, जिसे आंतरिक प्रतिरोधी बल आप लोग कह सकते हैं। तो देखिए एक बार डिफिनेशन बोल दे रहे हैं, आप लोग सुनिएगा। जैसे कि जब किसी दृढ़ पिंड पर बाह्य बल लगाया जाता है तब पिंड जो है विरूपित हो जाता है, मतलब डिफॉर्म हो जाता है, उसका डिफॉर्मेशन हो जाता है। और इस विरूपण का विरोध करने के लिए पिंड के भीतर से एक आंतरिक प्रतिरोधी बल उत्पन्न हो जाता है। ठीक, क्या होता है? आंतरिक प्रतिरोधी बल उत्पन्न हो जाता है। और आपको ये बताएं, जो आंतरिक प्रतिरोधी बल होता है वह बाहर से लगे बलों का विरोध करता है। मतलब अगर ये कोई बॉडी है, इस पर हम बाहर से एक फोर्स लगा रहे हैं, मान लीजिए यह फोर्स है, तो इसी के कितना इतना ही विपरीत एक फोर्स और लगेगा जो कि अंदर से लगेगा, उसे ही इंटरनल रेजिस्टेंस फोर्स यानी आंतरिक प्रतिरोधी बल हम लोग बोल सकते हैं। तो इसका डेफिनेशन आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। देखिए आपकी स्क्रीन पर आ चुका होगा, ये आपकी स्क्रीन पर आ चुका है डेफिनेशन, इसे नोट डाउन कर लीजिए। हिंदी और इंग्लिश दोनों में आया हुआ है, आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिए और नोट्स को बनाते हुए चलिए, क्योंकि नोट्स से ही तैयारी करने में अच्छा रहता है। तो आप लोग इस प्रकार से इसे लिख सकते हैं, ठीक। या एक डेफिनेशन आप लोग और लिख सकते हैं कि जैसे पिंड के एकांक क्षेत्रफल पर कार्यकारी आंतरिक प्रतिरोधी बल को प्रतिबल कहते हैं। तो इसको तो अभी हम समझेंगे फार्मूले के माध्यम से, ठीक। तो आप लोग पहले डेफिनेशन सुन लीजिएगा, उसको ध्यान से, जो अभी आपकी स्क्रीन पर आया था, नोट डाउन कर लीजिएगा, समझिएगा कि बॉडी है, इस पर अगर हम कोई फोर्स लगा रहे हैं तो इसके अंदर से भी एक इंटरनल रेजिस्टेंस फोर्स उत्पन्न होता है, जिससे हम लोग आईआरएफ भी बोल सकते हैं, आंतरिक प्रतिरोधी बल भी बोल सकते हैं, ठीक। यही सब जो है आंतरिक प्रतिरोधी बल जो होता है, यही सब आपके क्या हो जाते हैं, यही सब आ जाते हैं आपके किसके अंतर्गत? प्रतिबल के अंतर्गत आते हैं। तो डिफिनेशन आपने लिख लिया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको फिगर के माध्यम से समझते हैं। देखिए आपको यहाँ पर फिगर में दिख रहा होगा, फिगर में आपको दिख रहा होगा, क्या दिख रहा होगा? यहाँ पर देखिए एक बॉडी है, ठीक, एक बॉडी यहाँ पर आपको दिख रही है, इस पर पी फोर्स लग रहे हैं। क्या लग रहे हैं? पी फोर्स लग रहे हैं इस पर, इस बॉडी पर आपके पी फोर्स लगे हुए हैं, आपको दिखाई भी दे रहा है चित्र में। एक पी फोर्स यहाँ है, एक पी फोर्स यहाँ है, ठीक।
एक पी फोर्स यहाँ पर है और एक पी फोर्स यहाँ पर है। तो हमने क्या कहा था, उसके मतलब आंतरिक प्रतिरोधी बल उत्पन्न हो जाते हैं। तो अगर हम इसके एक्सिस को मिला दें, यहाँ से पूरा इसको देख लीजिए, हम मिला दे रहे हैं पूरा, अगर ये मिल जाए और हमने बताया क्या, इसके विपरीत में मतलब आंतरिक प्रतिरोधी बल कार्य कर रहे हैं। अगर इसको हम यहीं से मान लीजिए क्रॉस सेक्शन इसका कर दें, काट दे रहे हैं इसका, अगर हम क्रॉस सेक्शन कर दे रहे हैं तो ये जो आंतरिक प्रतिरोधी बल आपका इसमें कहाँ कार्य करेगा, कहाँ पर ये कार्य करेगा, आपको हम बताएं कहाँ पर कार्य करेगा। हमने आपको बताया आंतरिक प्रतिरोधी बल विपरीत में उसके कार्य करने लगता है। तो देखिए फोर्स अगर आपका यहाँ पर पी लग कर खींच रहा है तो इसका जो सेकंड पार्ट यहाँ पर बना हुआ है फिगर की, जब इसको हम क्रॉस सेक्शन इसका कर दिए, इसको काट कर अलग कर दिए, तो पी फोर्स तो यहाँ पर लगा ही लगा है। और यही जो एफ आई आर एफ है, मतलब इस डायरेक्शन में देखिए हमने आपको बता दिया है पीडी डायग्राम के माध्यम से, फ्री बॉडी डायग्राम के माध्यम से, कि आंतरिक प्रतिरोधी बल कहाँ पर लगेगा। यानी जो आपका ये क्रॉस सेक्शन किया गया है, जो आपका यहाँ पर क्रॉस सेक्शन किया गया है, इसी पर आपका क्या लगेगा, आंतरिक प्रतिरोधी बल लगेगा। और हमने दोनों को अलग अलग करके बता भी दिया। तो फर्स्ट जो यहाँ पर है पी, इसके लिए यहाँ पर डायग्राम बन गया, और जो ये पी है फोर्स है, इसके लिए डायग्राम आपका यहाँ पर बना दिया गया। तो आप लोग इसे लिख लीजिएगा और फिगर सहित आप लोग ऐसे ही चित्र बना लीजिएगा, अपने बुक में अपने कॉपी में बना लीजिएगा। तो आपको इतना समझ में आया होगा। डेफिनेशन बता दिया, अब इसका हम समझ लेते हैं क्या बोलते हैं फार्मूला। तो देखिए इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किसको, स्ट्रेस को हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, या स्मॉल एफ से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या स्मॉल पी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसके इक्वल में क्या होता है, इसके इक्वल में होता है वही एफ आई आर एफ, मतलब आई आर एफ क्या हो गया, इंटरनल रेजिस्टेंस फोर्स, अपॉन में क्या लिखेंगे, एरिया। ठीक, तो आपको समझ में आया होगा। एफ क्या होता है, यह फोर्स या यह वह फोर्स या लोड होता है जो बॉडी पर कार्य करता है, और ये जो है यह क्रॉस सेक्शन एरिया होता है बॉडी का। ठीक, तो आपको समझ में आ गया होगा। या आप लोग एक और इसका परिभाषा लिख सकते हैं, या इसका एक और फार्मूला लिख सकते हैं। आप लोग लिख सकते हैं सिग्मा इज इक्वल टू पी अपान ए, कैपिटल पी अपान ए लिखेंगे। यही जो कैपिटल पी होता है, ये जो कैपिटल पी होता है जब बॉडी साम्यावस्था में होती है, जब बॉडी आपकी साम्यावस्था में होती है तो यही जो पी होता है यही एफ आई आर एफ के बराबर हो जाता है। तो आप लोगों को अगर कहीं सिग्मा मिले, स्मॉल एफ मिले या स्मॉल पी मिले तो आप लोग समझ जाइएगा स्ट्रेस, यहाँ पर स्ट्रेस की बात की गई है। और हाँ, अगर कहीं एफ आई आर एफ की जगह कैपिटल पी लिख दिया जाए, स्ट्रेस बराबर कैपिटल पी अपान एरिया लिख दिया जाए, तो आप लोग समझ जाइएगा कि जो बॉडी है वह किस में है, वह इक्विलिब्रियम में है, मतलब वह साम्यावस्था में है। तो गाइस आपको समझ में आया होगा, फिगर सहित आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। इंग्लिश हिंदी दोनों में डेफिनेशन हमने आपको बता दिया है, और स्क्रीन पर आप क्या भी गया था। तो चलते हैं इसके टाइप्स को देखते हैं। देखिए टाइप्स इसके कौन कौन से हैं। टाइप्स ऑफ स्ट्रेस, या देखिए 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट होता है टेंसाइल एंड कंप्रेसिव स्ट्रेस, सेकंड होता है डायरेक्ट एंड बेंडिंग स्ट्रेस, थर्ड होता है शियर और टेंजेंशियल स्ट्रेस। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे टेंसाइल स्ट्रेस। टेंसाइल स्ट्रेस क्या होता है, तो टेंसाइल स्ट्रेस क्या होता है, हमने आपको टेंसाइल लोड पढ़ाया था, टेंसाइल लोड पढ़ाया था ना पहले वीडियो में, शायद टेंसाइल लोड हमने आपको पढ़ाया है। तो उसी प्रकार से टेंसाइल स्ट्रेस भी होता है। तो टेंसाइल स्ट्रेस की जो हिंदी होती है वो होती है तनाव प्रतिबल। क्या होती है, तनाव प्रतिबल। किसकी हिंदी, टेंसाइल स्ट्रेस की। तो टेंसाइल स्ट्रेस कहते किसे हैं, अब यह उत्पन्न कब होता है, तो हिंदी बता दिया हमने, तनाव प्रतिबल होता है। तो डेफिनेशन भी देखिए आपके यहाँ स्क्रीन पर आ चुका है, आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिए टेंसाइल स्ट्रेस का। तो डेफिनेशन को पढ़कर हम आपको समझा देते हैं। डेफिनेशन में ये कह रहा है जब पिंड पर लगने वाला बल पिंड को खींचकर उसकी लंबाई को बढ़ाने का प्रयास करता है। मतलब ये कह रहा है जब किसी पिंड पर लगने वाला जो बल है वह पिंड को खींचकर उसकी लंबाई को बढ़ाने का प्रयास करता है, तब पिंड में जो है वह तनाव प्रतिबल उत्पन्न हो जाता है। जैसा कि आपको देखिए यहाँ पर फिगर में क्या दिख रहा है, फिगर में आपको क्या दिख रहा है, फिगर में एक बॉडी है, इसके दोनों तरफ यह फोर्स लगे हुए हैं, ये दोनों खींच रहे हैं बॉडी को। तो क्या कर रहे हैं, इसको टेंस कर रहे हैं, मतलब इसको बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। इसी को हम कहते हैं क्या, टेंसाइल स्ट्रेस कहते हैं। इसको हम स्मॉल पी से रिप्रेजेंट करते हैं,
आप लोग हमारी बात को सुनते चलिएगा। इसको हम स्मॉल पी से रिप्रेजेंट करते हैं और आप लोग लिख सकते हैं स्मॉल पी इज इक्वल टू कैपिटल एफ अपॉन ए। मतलब एफ जो है जो फोर्स खींच रहे हैं और ए जो है इस बॉडी का क्रॉस सेक्शनल एरिया है। तो आपको समझ में आया होगा। और अगर हम बात करें इसके यूनिट्स की, तो इसका जो एसआई यूनिट होता है वह न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल होता है। क्या होता है इसकी यूनिट्स? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल होता है। और हमने स्ट्रेस की जो यूनिट होती है उसको नहीं बताया, तो उसकी भी यूनिट यही हो जाएगी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल हो जाएगी। तो चल आपको टेंसाइल स्ट्रेस समझ में आया होगा। इसमें और है एक कंप्रेसिव स्ट्रेस, उसको भी समझ लेते हैं। अब देखते हैं कंप्रेसिव स्ट्रेस। कंप्रेसिव स्ट्रेस बोले तो संपीड़न प्रतिबल। क्या बोलते हैं? संपीड़न प्रतिबल। तो संपीड़न प्रतिबल क्या होता है? हमने आपको कंप्रेसिव लोड बताया था, तो उसमें ये बताया था जब बॉडी को हम कंप्रेस करते हैं, मतलब कोई फोर्स लगाकर कंप्रेस करने का फोर्स जो प्रयास करता है वही मतलब कंप्रेशन के अनुसार आता है। तो कंप्रेसिव स्ट्रेस या कंप्रेसिव स्ट्रेस क्या होता है? तो इसका हिंदी आप लोग जानते हैं क्या होता है? संपीड़न प्रतिबल। आप लोग लिख लीजिएगा हिंदी। तो इसका डेफिनेशन यहाँ पर देखिए आपकी स्क्रीन पर आ गया है। डेफिनेशन आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद इसको हम समझा देते हैं। तो देखिए डेफिनेशन क्या कह रहा है। जब किसी पिंड को बाह्य बलों द्वारा संपीड़ित करके उसकी लंबाई को घटाने का प्रयास करते हैं तो पिंड में संपीड़न प्रतिबल उत्पन्न हो जाते हैं। तो देखिए आप लोग यहाँ चित्र के अनुसार देखिए, चित्र में देखिए आप लोग, चित्र आपका यहाँ पर बना हुआ है, इस पे दो फोर्स लगे हुए हैं और यह आपकी एक बॉडी है, यह आपकी एक बॉडी है, दो फोर्स लगे हुए हैं और फोर्स क्या कर रहे हैं? इसको कंप्रेस करने का प्रयास कर रहे हैं। एरो को देखिए, एरो को देखिए, क्या कर रहा है? इसको कंप्रेस करने का प्रयास कर रहा है, इसको दाब रहा है, इसकी लंबाई को छोटा करने का प्रयास कर रहा है। तो यही किसके अंतर्गत आता है? यही आता है आपका कंप्रेसिव स्ट्रेस के अंतर्गत आता है। तो इसके लिए भी वही फार्मूला P इज इक्वल टू कैपिटल एफ अपान ए। तो यूनिट्स भी वही होंगी जो आपके टेंसाइल स्ट्रेस की होती है। तो इसको भी आप लोग समझ गए होंगे, इसमें कुछ था नहीं, टेंसाइल कंप्रेसिव विपरीत है। उसके बाद जो इसमें आपका आता है सेकंड, डायरेक्ट एंड बेंडिंग स्ट्रेस। क्या आता है आपका? डायरेक्ट एंड बेंडिंग स्ट्रेस आता है, जिसे आप लोग बोल सकते हैं सीधे तथा नमन प्रतिबल। क्या बोलते हैं? सीधे तथा नमन प्रतिबल, जिसे आप लोग हिंदी में बोल सकते हैं। तो ये क्या होते हैं, आइए समझते हैं। तो देखिए सबसे पहले आपको हम एक फिगर बनाकर बता रहे हैं कि फिगर में आपको कैसे समझना है। मान लीजिए कोई बीम है, कोई बीम है, जैसे कि आपको देखिए यहाँ पर फिगर हम बनाकर बता दे रहे हैं, आप लोग भी ध्यान से सुनिएगा और नोट डाउन करते हुए चलिएगा। डेफिनेशन तो अभी आपकी स्क्रीन पर आएगा ही। तो देखिए ये कोई मान लीजिए एक सीधी बीम है, ठीक। बीमा का नाम आप लोगों ने सुना ही होगा, नहीं सुने हैं तो आपको मिल जाएगा, जल्द ही मिलने वाला है, जब चैप्टर आएगा तो बता दिया जाएगा। ये कोई बीम है, ठीक। अगर इस पर हम कोई फोर्स लगा दे रहे हैं या फोर्स लगा दे रहे हैं, क्या लगा रहे हैं? कोई या फोर्स इस बीम पर लगा रहे हैं, तो क्या हो रहा है? इस बीम का क्या बोलते हैं? नमन हो जा रहा है। मतलब यह बीम जो है वह क्या हो जा रही है? वह बेंड हो जा रही है। देखिए उसकी जो एक्सिस थी पहले क्या थी? वो सीधी थी। एक्सिस पहले क्या थी? सीधी थी। लेकिन जब फोर्स लगा तो वह क्या होने लगा? बेंड होने लगा। वह बीम क्या है? बेंड होने लगी। पहले एक्सिस लाइन देखिए सीधी थी, लेकिन वह अब क्या होने लगी? वह बेंड होने लगी। तो देखिए किस प्रकार से बेंड हो गई, कुछ इस प्रकार से आपको दिखेगी। लेकिन पहले क्या थी? पहले जो डॉट लाइन आपको दिख रही है उस प्रकार से सीधी थी। लेकिन जब इस पर हम कोई बाहर से अनुप्रस्थ भार जिसे बोलते हैं आप लोग ट्रांसवर्स फोर्स लगा दिए, तो उसके आकार में जो है परिवर्तन किस रूप में होता है? बेंड के रूप में होता है, यानी नमन के रूप में होने लगता है। यही जो यही जो आपका झुकाव हुआ है, यही जो नीली कलर से आपकी लाइन दिख रही है, तो फोर्स यहाँ तक पूरा आपका लगा, समझ लीजिए। तो यही जो आपका झुकाव हुआ है, यही से आपके अंदर एक क्या बोलते हैं, जो आंतरिक प्रतिरोधी बल उत्पन्न हुआ है, जो आंतरिक प्रतिरोधी बल उत्पन्न हुआ, हमने आपको बताया था स्ट्रेस में कि जब फोर्स लगाते हैं तो उसके अंदर एक आंतरिक प्रतिरोधी बल उत्पन्न होता है। तो जब आंतरिक प्रतिरोधी बल का मान कम पड़ने लगता है, किससे? ट्रांसवर्स फोर्स यानी अनुप्रस्थ भार जिसे आप लोग बाहर से लगा रहे हैं, तो क्या होने लगता है? वह जो बॉडी है वह फेल होने लगती है। जैसे कि आपको हमने दीवार का एग्जाम्पल लेकर बताया था, तो जब तक दीवार नहीं गिरी, यानी उसके अंदर से जो रेजिस्टेंस फोर्स निकला था, आंतरिक प्रतिरोधी बल निकला था, वह आपके फोर्स से ज़्यादा था।
लेकिन जब वह कम होने लगेगा तो क्या होने लगेगा, दीवार गिरने लगेगी। उसी प्रकार जब बीम पर हमने फोर्स को लगाया है, जब तक यह सहन कर पाया, प्रतिरोधी बल सहन किया नहीं, तो उसके बाद यह क्या होने लगा, बेंड होने लगा। तो इसीलिए इस कंडीशन में जो डिफॉर्मेशन होता है उसके विरोध के दौरान जो पदार्थ के अंदर से नया प्रतिबल उत्पन्न होगा वही नमन प्रतिबल कहलाएगा। ठीक, तो देखिए हमने कुछ समझा दिया, तो आपको स्क्रीन पर अभी डिफिनीशन दिख जाएगा। यहाँ पर देखिए आपको डिफिनीशन दिख रहा है किसका, बेंडिंग स्ट्रेस का। तो इसे नोट डाउन आप लोग कर लीजिए, नोट डाउन कर लेंगे। उसके बाद इसे नोट डाउन कर लीजिएगा, बुक में भी आपके मिल जाएगा, पीडीएफ तो हमने सेंड कर दिया है, और आप लोग अपना नोट्स बनाते रहिए। और उसके बाद इसमें एक सेकंड और आता है, क्या वो है डायरेक्ट स्ट्रेस। तो डायरेक्ट स्ट्रेस क्या होता है, आइए इसको हम समझते हैं। डायरेक्ट स्ट्रेस आपका क्या होता है। तो यहाँ पर आपको बता दिया हमने बेंडिंग स्ट्रेस बता दिया, लेकिन अभी डायरेक्ट स्ट्रेस आपको पढ़ना है। क्या पढ़ना है, डायरेक्ट स्ट्रेस पढ़ना है, जिसे आप लोग सीधे प्रतिबल बोलते हैं। तो इसकी भी डिफिनीशन आपके स्क्रीन पर आ चुकी है, और हम बताते हैं, डिफिनीशन को समझा के बता रहे हैं आपको, और आप लोग डिफिनीशन नोट डाउन कर लीजिए। तो डिफिनीशन क्या कह रहा है, डिफिनीशन आपका कह रहा है, जब किसी अवयव पर इसेंट्रिक लोड यानी उत्केंद्रित भार क्रिया करते हैं। अब इसेंट्रिक लोड क्या होता है, हमने जब लोड बताया था तो उसमें ये भी बताया था कि जो अक्ष होता है उसके अगर समांतर लगे, कुछ दूरी पर लगे, वही इसेंट्रिक लोड कहलाता है। तो क्या कह रहा है, जब किसी अवयव पर उत्केंद्रित भार यानी इसेंट्रिक लोड लगता है तो भी उसका कुछ न कुछ झुकाव होने लगता है। तो जब झुकाव होगा, यानी जैसे कि देख लीजिए, यही आपकी बीम थी, यही तो आपकी बीम है, यही आपकी बीम थी। ठीक, इस पे इसका जो अच्छी अक्ष है वो यही तो है, यही था। और इस पे हमने क्या बताया, जब इसेंट्रिक लोड भी लगा रहे, तो इसेंट्रिक लोड हमने बताया था अक्ष के थोड़ी समांतर दूरी पर लगता है, जैसे आपको यहाँ पर फिगर में दिख रहा है। ठीक, मतलब पूरी बाहर नहीं लगनी चाहिए, अक्ष से थोड़ा ऊपर लगना चाहिए। तो इसेंट्रिक लोड अगर हम लगाते हैं और इस पर अगर हम फोर्स भी अप्लाई कर देते हैं, तो भी इस बीम का क्या होता है, तो भी यह बीम जो है आपकी क्या होने लगती है, बेंड होने लगती है। जैसे कि सेकंड फिगर में आपको दिख रहा है, यह बीम पहले सीधी थी लेकिन बेंड होने लगी, नमन होने लगी। तो आपको हम बताएं, अगर इसेंट्रिक लोड लगे या अक्षीय लोड लगे तब भी उस पर बेंडिंग होगा, किसमें, बीम में। और आपको ये बता दें, जब इसेंट्रिक लोड लगता है तो उस कंडीशन में जो बॉडी है, जो बीम है, उसमें आपका कंप्रेसिव स्ट्रेस एंड टेंसाइल स्ट्रेस भी उत्पन्न होने लगता है। ठीक, क्योंकि वह खिंचाव की स्थिति में हो जाता है, तनाव में हो जाता है, और कंप्रेस भी होने लगता है। तो वही जो प्रतिबल उत्पन्न होता है वही क्या होता है, आपका डायरेक्ट स्ट्रेस कहलाता है। वही प्रतिबल जो होता है आपका डायरेक्ट स्ट्रेस कहलाता है। आपको यहाँ पर स्क्रीन पर डिफिनेशन मिल चुका होगा। चलते हैं हम आगे शियर या टेंजेंशियल स्ट्रेस की तरफ, जो कि आपका थर्ड पार्ट है इसका। देखिए यहाँ पर क्या है आपका, यहाँ पर है आपका शियर और टेंजेंशियल स्ट्रेस, जिसे बोलते हैं आप लोग कर्तन या स्पर्शीय प्रतिबल। तो हमने आपको कर्तन लोड बताया था, मतलब कर्तन भार भी बता दिया था, तो उसके अनुसार ये भी है। तो एक कहते किसे हैं, तो कर्तन भार कहते किसे हैं, आइए कर्तन प्रतिबल कहते किसे, आइए समझते हैं। तो आइए देखते कहते किसे हैं। हमने जब आपको वहाँ पर बताया था तो एक फिगर बताया था, ये तो फिगर जो बना इसको अभी बताया जाएगा, लेकिन इसके ऊपर एक और फिगर बना देते हैं आपको समझाने के लिए। देख लीजिए, कोई बॉडी है, दो बॉडी है, इस पर अगर हम विपरीत दिशा में यहाँ पर एक एफ फोर्स लगा दे रहे हैं और एक यहाँ पर एफ फोर्स लगा दे रहे हैं, दो एफ फोर्स लग रहे हैं विपरीत दिशा में इसके। उसके बाद इसको हम क्या करेंगे, इसका जो एक्सिस था वो पहले देखिए यहाँ पर था। ठीक, यही तो एक्सिस था। जब ये दोनों आपस में खींचेंगे एक दूसरे को, तो यहाँ तक देखिए आपस में ये सटे हुए हैं और इनकी एक्सिस सटी हुई है, जुड़े हुए हैं। जब खींचेंगे तो आपस में सरकने का प्रयत्न करेंगे कि नहीं, तो यही जो सरकने की इनमें प्रवृत्ति होती है वही जो आती है कर्तन प्रतिबल के अंतर्गत आती है। तो आप लोग डिफिनेशन नोट कर लीजिए, आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए और इस डिफिनेशन को पढ़कर हम बताते हैं। तो डिफिनेशन जो है वह पहले जो फिगर थी उसके अनुसार है। क्या लिखा है, जब किसी पिंड पर दो समान समांतर तथा विपरीत दिशाओं में लगने वाले बल पिंड की काट से स्पर्शीय हों, काट से स्पर्शीय हों, जो अभी हमने आपको बताया था चित्र में, तो पिंड का एक भाग दूसरे भाग पर सरकने की प्रवृत्ति रखता है। इसी अवस्था में पिंड पर जो उत्पन्न प्रतिबल होता है वही कर्तन प्रतिबल या स्पर्शीय प्रतिबल कहलाता है। तो आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीन पर आपके था।
अब इसको हम फिगर के माध्यम से समझाते हैं। तो देखिए जैसे कि यहाँ पर आपको एक चित्र दिखाई दे रहा है, एक यहाँ पर आपको फिगर दिखाई दे रहा है। अगर इस पर आपके देखिए सभी सीजर स्ट्रेस देखिए जो आपके लग रहे हैं, ये सब क्या आपके, ये सब हैं आपके इस बॉडी पर सीजर फोर्स आपके लग रहे हैं। आप लोग इस फिगर को भी बना लीजिएगा। ये हैं एफ और ये सब क्या हैं आपके, ये सब हैं आपके सीजर फोर्स। आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, यहाँ पर सीजर फोर्स लिख लीजिएगा। ठीक, तो जहाँ से फोर्स लग रहे हैं तो यहाँ पर मान लीजिए दो बॉडी हैं, तो एक बॉडी पूरी आपकी ये हो गई। ठीक, एक बॉडी ये हो गई और यहाँ से जो इसके नीचे से है वो बॉडी हमने यहाँ पर बना दिया है। ठीक, तो इसका अभी हम सीयर एरिया जो है जहाँ पर फोर्स लग रहे हैं वो एरिया कौन सी है, यही एरिया है जिस पर आपके यह फोर्स लग रहे थे। ठीक, तो यही आपके क्या है, सीयर एरिया है, जिसे आप लोग सीयर एरिया ए कह सकते हैं। उसके बाद जो सीयर पार्ट है, सीयर्ड पार्ट जो है वो आपका ये है जो यहाँ पर आपको दिख रहा है। ये हो गया आपका क्या, सीयर्ड पार्ट हो गया। तो आप लोग इसको बना लीजिएगा और हमने तो पहले ही जो फिगर बताया था उसको आप लोग इसके नीचे बना सकते हैं। क्या था फिगर, यही था, दो विपरीत फोर्स लग रहे थे, आपस में जब खींचेंगे तो इनकी एक्सिस ये थी जहाँ दोनों मिल रहे थे, लेकिन जब खींचेंगे तो ये जो सरकने की इनमें प्रवृत्ति होती है, इनमें जो फिसलने की प्रवृत्ति होती है, मतलब कुछ ना कुछ फिसलेंगे ज़रूर जब विपरीत फोर्स लगेंगे, तो वही जो होता है आपका कर्तन प्रतिबल के अंतर्गत आता है। तो चलते हैं हम आगे स्ट्रेन की बात करते हैं। आपके प्रतिबल कंप्लीट हो चुके हैं, स्ट्रेन पर चलते हैं। तो आपका स्ट्रेन होता क्या, स्ट्रेन की हिंदी जो होती है वो होती है क्या, विकृति। स्ट्रेन की हिंदी जो होती है वो विकृत होती है। तो इसका डेफिनेशन आपके यहाँ पर स्क्रीन पर आ चुका है, आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिए। हिंदी इंग्लिश दोनों में आपकी ये डेफिनेशन है, आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिए। तो डेफिनेशन में क्या कह रहा है, कह रहा है कि यदि एक्सटर्नल फोर्स के प्रभाव में वस्तु के शेप और साइज में डिफॉर्मेशन होता है तो इस परिवर्तन की माप को हम क्या कहते हैं, स्ट्रेन कहते हैं। क्या कहते हैं, स्ट्रेन कहते हैं। मान लीजिए कोई बॉडी है, आप लोग नोट डाउन कर चुके होंगे। देख लीजिए कोई बॉडी है, इस पर अगर हम कोई भी फोर्स लगा रहे हैं, मान लीजिए आप फोर्स लगा कर खींच रहे हैं या कंप्रेस कर रहे हैं, दाब रहे हैं इसे, तो उस बॉडी में क्या हो रहा है, कुछ न कुछ शेप में, उस साइज में उसके क्या हो जाएगा, कुछ न कुछ चेंजिंग जरूर आएगा। तो वही जो चेंजिंग होगा उसी को हम माप लेंगे और वही क्या होगी, विकृत कहलाएगी। इसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इसे एप्सिलॉन या स्मॉल ई से, एप्सिलॉन या स्मॉल ई से हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा पूरे डेफिनेशन में ये भी। और इसकी जो फार्मूला होता है, इसका जो फार्मूला होता है वो होता है E इज इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा एल अपॉन एल। क्या होता है, डेल्टा एल अपॉन एल होता है। यानी यहाँ जो डेल्टा एल है, जो डेल्टा एल है वो क्या है, आकार में परिवर्तन है, और जो एल थी वह क्या है, प्रारंभिक लंबाई है। जैसे कि मान लीजिए कोई बॉडी थी, इसकी लंबाई एल थी, पहले फोर्स लगाकर खींच देंगे तो उसकी कुछ लंबाई बढ़ जाएगी जो कि डेल्टा एल हो जाएगी। तो यही हो जाएगी आपकी स्ट्रेन। और बता दें इसकी कोई भी यूनिट नहीं होती है, कोई भी मात्रक इसकी नहीं होती है। तो इसके टाइप्स को हम पढ़ते हैं आगे। तो देखिए यहाँ पर टाइप्स ऑफ स्ट्रेन पढ़ना है। तो स्ट्रेन कितने प्रकार का होता है इसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए यह 4 प्रकार का होता है, यहाँ पर केवल 3 ही लिखा गया है लेकिन यह 4 प्रकार का होता है। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, शियर स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन एंड आपका एक फोर्थ आता है वो क्या होता है, लेटरल स्ट्रेन, LATERAL। क्या होता है, लेटरल स्ट्रेन। तो सबको बारी बारी से अभी क्रम से हम पढ़ेंगे और सबकी हिंदी को हम जानेंगे और डेफिनेशन को फिगर के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए देखते हैं सबसे पहले लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन क्या होता है, तो देखिए क्या है लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, क्या है लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन क्या होता है, इसकी जो हिंदी होती है वो होती है अनुदैर्ध्य विकृति। क्या होती है हिंदी, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, हम बोल दे रहे हैं अनुदैर्ध्य विकृति होती है इसकी हिंदी। तो इसको समझते हैं और आपको हम बता दें इसमें भी 2 कंडीशन बनती हैं। एक होता है टेंसाइल का जो कि आपका यहाँ पर फर्स्ट फिगर में दिख रहा है, और एक होता है कंप्रेसिव का जो कि आपका सेकेंड फिगर में दिखाई दे रहा है। एक टेंसाइल और एक कंप्रेसिव, 2 कंडीशन इसमें भी बनेंगे, किसमें, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन में। तो समझते हैं लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन होती क्या है। इसका हिंदी तो आपको बताया, अनुदैर्ध्य विकृत होती है। तो इसकी डेफिनेशन को आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, हम बोल दे रहे हैं और स्क्रीन पर देखिए आपके आ भी गया है, आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिए और इस डेफिनेशन को हम समझते हैं।
इसमें क्या कह रहा है आपका, इसमें ये कह रहा है आपके डेफिनेशन में कि किसी क्षण या वस्तु पर अक्षीय भार या बल लगाने से उसकी लंबाई में हुए परिवर्तन जो कि डेल्टा एल है और उसकी प्रारंभिक लंबाई के अनुपात को हम अनुदैर्ध्य विकृति कहते हैं। कैसे समझते हैं, देखिए ये कोई बॉडी है, ठीक, इसकी पहले लंबाई क्या थी, यल थी, पहले इसकी लंबाई क्या थी, यल थी। और आप लोग फिगर पूरा बनाएंगे जैसे हम बना दे रहे हैं, वो तो आधा था, इसको कंप्लीट हम कर रहे हैं, ठीक। तो इसकी लंबाई क्या थी, वह एल थी। उसके बाद इसको हम यहाँ पे एफ फोर्स लगा के खींच रहे हैं। किस फोर्स से, यहाँ पर देखिए एफ फोर्स लगा के इसको हम यहाँ पर खींच दे रहे हैं, खींच देंगे तो इसकी लंबाई क्या होगी, इसकी लंबाई में कुछ न कुछ चेंजिंग जरूर आएगी। तो देखिए पहले यल थी, तो अब देखिए इसकी लंबाई यहाँ से बढ़कर इतना मान लीजिए बढ़ गया, तो ये लंबाई बढ़ी जो है वो क्या हो गई, वो हो गई आपकी डेल्टा एल। क्या हो गई आपकी वह लंबाई हो गई आपकी डेल्टा एल। तो आप लोग फिगर पूरा इस तरह बनाइएगा, पहले लंबाई एल थी, जब फोर्स लगाया, एक्सियल लोड वही है जो एक्सिस के अंतर्गत लगा है, और उसकी लंबाई उसके बाद क्या हो गई, वह डेल्टा एल हो जाती है। तो उसकी लंबाई में जो हुए परिवर्तन, यानी उसकी लंबाई में जो हुआ है परिवर्तन, वो क्या है, वह डेल्टा एल है, तथा उसके प्रारंभिक लंबाई के अनुपात को, यानी उसकी प्रारंभिक लंबाई क्या थी, यल थी, इसी के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन कहते हैं। तो आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिएगा, फिगर सहित हमने आपको बता दिया, इस फिगर को पूरा बना लीजिएगा। उसी प्रकार से ये तो हो गया टेंसाइल की कंडीशन में, ये हो गया आपके टेंसाइल कंडीशन में। सेकंड है इसमें आपका क्या, कंप्रेसिव की स्थिति में। तो देखिए कोई आपकी बॉडी है, मान लीजिए बीम ही है, इस पर आप फोर्स लगा रहे हैं, तो इसकी लंबाई पहले यल थी, ठीक, इसकी लंबाई पहले यल थी। उसके बाद जब इसे फोर्स लगाएं तो इसकी लंबाई कुछ घटी होगी, तो वह दूरी कितनी घटी, वह घट गई, मान लीजिए डेल्टा यल घट गई, ठीक, डेल्टा एल घट गई। तो आप लिख सकते हैं कि आप पहले एल थी माइनस डेल्टा एल हो गई, तो वही इसमें भी होगा, डेल्टा एल अपान एल हो जाएगा, और इसमें आपका बढ़ा था तो यह हो जाएगा एल प्लस डेल्टा एल हो जाएगा, ठीक। तो आपको हमने पूरा बता दिया, एक ही कंडीशन इसमें भी अप्लाई करना है। इसे हम ई कैपिटल एल से प्रदर्शित कर देते हैं, ई एल इक्वल टू होगा डेल्टा एल अपॉन एल हो जाएगा, यानी प्रारंभिक लंबाई जो थी, मतलब जो लंबाई में चेंज हुआ है बटे प्रारंभिक लंबाई। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन हो गया। आगे देखते हैं, इसमें जो सेकंड आता है आपका, वो आता है सीजर स्ट्रेन। क्या है आपका, वो है सीजर स्ट्रेन, इसको समझते हैं। तो सीजर स्ट्रेन क्या होता है, सीजर स्ट्रेन का हिंदी जो होता है वो होता है कर्तन विकृति। क्या होता है, कर्तन विकृति। तो इसको हम समझते हैं। तो कर्तन विकृति क्या होता है, कर्तन विकृति आपको यहाँ पर एक फिगर दिख रहा है भाई, इसके माध्यम से हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। तो कहता क्या है, किसी वस्तु पर लगे हुए कर्तन बलों के कारण उत्पन्न हुए विकृत को हम कर्तन विकृत कहते हैं। तो डिफिनीशन आप लोग यहाँ पर है, नोट डाउन कर लीजिए, इसको हम अभी फिगर के माध्यम से समझाते हैं। तो आप लोग नोट डाउन कर चुके होंगे, देखते हैं अब इसके फिगर को। इसको हम रिप्रेजेंट किसे कहते हैं, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ई एस, यानी सीजर स्ट्रेन ई एस या फाई से रिप्रेजेंट करते हैं, या इसको हम फाई से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए आपका फिगर, कोई बॉडी पहले ऐसे थी, कोई बॉडी पहले ऐसे थी, जब इस पर हम कर्तन बल लगाएं, शियर फोर्स लगाएं, तो शियर फोर्स हमने क्या बताया था, विपरीत में लगते हैं और उसे खींचने का प्रयत्न करते हैं। तो देखिए पहले आपकी ये बॉडी ऐसे थी, जब इसको यहाँ से देखिए, अगर हम इस साइड में अगर हम फोर्स लगा दें, इधर से हम फोर्स लगा कर इसे खींचें, ठीक, इधर से अगर हम फोर्स लगा के खींचें तो क्या होगी, तो पहले जो जी यहाँ पर था, मतलब ये जान लीजिए आप इधर से इसको खींच रहे हैं, एंगल जो तीर है, एरो है, उस तरफ आप खींच रहे हैं इसको, तो जी जब यहाँ था तो इसमें कुछ चेंजिंग होगा। थोड़ा फिगर बड़ा करके आपको इसमें समझाते हैं। फोर्स आप घेरा लगा कर खींच रहे हैं, तो जी पहले आपका यहाँ था, ठीक, तो वह कुछ चेंज होकर वह आ जाएगा आपका यहाँ पर, कहाँ होगा, वो आपका आएगा यहाँ पर। उसी प्रकार से एफ यहाँ है तो भी चेंज होकर आएगा कहाँ पर, यहाँ पर आ जाएगा, ठीक, जहाँ हम पॉइंट रख रहे हैं वहाँ पर आ जाएगा। तो इसके एंगल कहाँ जाएंगे सब, इसके एक्सिस भी चेंज होने लगेंगी, इसकी क्या होने लगेंगी, एक्सिस भी आपकी सारी चेंज होने लगेंगी। यानी अगर हम बात करें तो ये वाला
जो पोर्शन था हम सीधे यहाँ पर आ जाएगा और ये वाला पोर्शन सीधे आपका कहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। ठीक, यानी एक पॉइंट के अनुसार जब आपने इसको फोर्स लगाकर इधर से खींचा है तो जो पहले था आपका वो पहले देखिए फिगर में कुछ इस प्रकार से था। उसके बाद जब फोर्स लगाकर खींचा है तो ए पॉइंट से जो जी पॉइंट है वो थोड़ा यहाँ पर आ जाएगा और बी पॉइंट जो एफ है वो कुछ यहाँ पर आ जाएगा। तो यही जो जी से इसको मान लीजिए हमने जी डैश और इसको मान लिया क्या, एफ डैश मान लिया, इसको मान लिया एफ डैश। तो यही जो है जी से जी डैश तक की जो दूरी है, जो जी से जी डैश तक की जो दूरी है, इस यह किस एंगल पर चेंज हुई है। मान लीजिए वो एंगल क्या आपका फाई है, मान लीजिए वो एंगल क्या आपका फाई है, तो इधर भी वही एंगल आपका माना जाएगा क्या, फाई मान लिया जाएगा। और फोर्स तो आपका इधर लग ही गया है, तो इसमें कुछ नहीं करना है, सीधे उसके बाद आप लोग लिख लेंगे जो यही फाई चेंजिंग हुआ है यही किसके बराबर होता है, उस कर्तन विकृत के बराबर। यानी आप लोग लिख लेंगे ई एस इज इक्वल टू टेन फाई, यही आपका होता है फार्मूला। उसके बाद आपका यहीं पर समाप्त हो जाता है। आपके एग्ज़ाम में ये सब बहुत पूछा नहीं जाएगा। चलते हैं थोड़ा और आगे। इसका एक डेफिनेशन आप लोग और नोट डाउन कर लीजिए। यहाँ पर स्क्रीन पर आपके आया है, क्या कह रहा है डेफिनेशन ये कह रहा है यदि किसी वस्तु पर कर्तन बल यानी शियर फोर्स कार्य करता है तो इससे जो उत्पन्न कर्तन प्रतिबल को हमने बताया था क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, वहाँ पर नहीं बताया था कर्तन प्रतिबल को क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्या कह रहा है, यदि किसी वस्तु पर कर्तन बल कार्य करता है तो इससे उत्पन्न जो कर्तन प्रतिबल होता है क्यू तथा वस्तु के जो पदार्थ का कर्तन मापांक या फिर आपको आगे पढ़ाया जाएगा जिसे हम कैपिटल जी कहते हैं के अनुपात को कर्तन विकृत कहते हैं। यानी फाई इज इक्वल टू लिख सकते हैं आप लोग स्मॉल क्यू अपॉन कैपिटल जी। अब चलते हैं हम अपना थोड़ा जो अगला इसका टाइप है उसकी तरफ। तो अगला जो टाइप है वो क्या है आपका, वॉल्यूम स्ट्रेन। क्या है, वॉल्यूम स्ट्रेन। तो इसको देखते हैं क्या होता है। वॉल्यूम स्ट्रेन की हिंदी बोले तो होती है आयतन विकृति। क्या होती है, आयतन विकृति। तो आयतन विकृति क्या होती है, आइए इसको हम समझते हैं। आयतन विकृति क्या होती है, तो देखिए इसका डेफिनेशन आपके यहाँ स्क्रीन पर आ चुका है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद हम फिगर से समझा देते हैं। तो एक क्या रहा है आपके यहाँ पर डेफिनेशन में, ये कह रहा है कि किसी वस्तु पर लगे बलों के कारण, किसी वस्तु पर लगे बलों के कारण उसके आयतन में हुए परिवर्तन यानी डेल्टा वी तथा प्रारंभिक आयतन कैपिटल वी के अनुपात को आयतन विकृत कहते हैं। तो देखिए कोई बॉडी है, 3D बॉडी है और इसका वॉल्यूम निकाला ही जाएगा और इस पर जो फोर्स कार्य कर रहे हैं वो मान लीजिए आपके यहाँ पर F1 हो रहे हैं, यहाँ पर F2 लग रहे हैं, यहाँ पर F3 लग रहे हैं और नीचे भी इसी प्रकार से आपके F4 लगते हुए चलेंगे। ठीक, यहाँ पर देखिए F1 है, F2 है, यहाँ F3 हो जाएगा और यहाँ पर मान लीजिए F4, सभी आपके क्या लग रहे हैं, ये सब एक प्रकार से आपके फोर्स लग रहे हैं। तो क्या कर रहा है, किसी वस्तु पर लगे बलों के कारण उसके आयतन में, तो देखिए जब फोर्स लग रहे हैं चारों तरफ से सेम फोर्स लग रहे हैं तो उसको खींचेंगे तो उसके आयतन में कुछ ना कुछ चेंजिंग तो ज़रूर आएगा। तो वही जो चेंजिंग आएगा उसी को मतलब चेंज वॉल्यूम अपॉन वर्जिनल वॉल्यूम, यानी इसे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे ईवी से, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन को ईवी से रिप्रेजेंट करेंगे और इक्वल टू होगा डेल्टा वी अपॉन वी। तो आपको समझ में आ गया होगा। अब इसका जो लास्ट है क्या है, वो है लेटरल स्ट्रेन, जो कि आपको वहाँ पर हमने टाइप में नहीं लिखा था, नहीं बता पाया, तो यहाँ पर आप उसको समझ लीजिए। क्या था आपका फोर्थ है आपका लेटरल स्ट्रेन, LATERAL लेटरल स्ट्रेन, यानी आप लोग बोलेंगे तो पार्श्व विकृति। तो क्या होती है पार्श्व विकृति, आइए इसको हम समझते हैं। पार्श्व विकृति आपका क्या होता है, तो देखिए जो आपका लेटरल स्ट्रेन होता है, लेटरल स्ट्रेन जो आपका फोर्थ नंबर है, ये कुछ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन से रिलेट होता है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन से रिलेट होता है। तो कैसे होता है ये समझते हैं। देखिए लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन में क्या होता था, अच्छे बल लगाते थे तो उसकी लंबाई की जो बढ़ती थी उसको मापा जाता था। लेकिन इसमें क्या है, इसमें ये होता है, आप लोग पहले यहाँ पर डेफिनेशन आया है आपकी स्क्रीन पर, इसे नोट कीजिए और हम इसे पढ़कर आपको समझाते हैं। क्या कर रहा है, जब किसी क्षण पर P अक्षीय बल लगाकर खींचा जाता है या दबाया जाता है, क्या कर रहा है, जब किसी क्षण पर P अक्षीय बल लगाकर उसे खींचा जा रहा है या
दबाया जा रहा है तो उसकी लंबाई की अक्ष के लंबवत वृद्धि या कमी होने लगती है, जिसे लेटरल स्ट्रेन कहते हैं। देखिए, आपने नोट कर लिया डिफिनेशन और हमने बता भी दिया। तो क्या रहा है, कोई बॉडी है आपकी, कोई बॉडी है, इस पे पी फोर्स लग रहा है, पी फोर्स इस पे लग रहा है, ठीक, कोई बॉडी है, इस पे पी फोर्स लग रहा है। पहले इसकी लंबाई यल थी, इसकी लंबाई यल थी, तो हमने कहा क्या कहा है, लंबाई से इसमें नहीं लेना देना है, उसकी लंबाई के अक्ष के लंबवत। तो इसकी डाया भी कुछ यहाँ रही होगी, तो इसकी कुछ यहाँ पर डाया भी रही होगी, ठीक, डाया भी रही होगी, जो कि आपको बता दें क्या होती है, स्मॉल डी। क्या हो गई है, यह हो गई आपकी स्मॉल डी, कुछ डाया रही होगी जो कि थी स्मॉल डी। तो इससे जब हम खींच लेंगे, तो जब इस छड़ है, मान लीजिए इसको अगर हम खींच लेंगे, तो देखिए पहले इसकी डाया डी थी ना, जब खींच लेंगे तो यह कुछ पतली होगी कि नहीं, खींचेंगे तो यह कुछ पतली हो जाएगी। तो इसकी डाया में देखिए कमी आ गई, तो इसकी डाया अब छोटी हो गई, डाया छोटी हो गई। यहाँ पर देखिए फिगर आपका बना दिया हमने समझने के लिए आपके, जब यह इतनी मोटी थी इसको खींचा है तो इसमें क्या हो गया, इसकी डाया छोटी हो जाएगी। तो आपकी एक वो जो फार्मूला है, मतलब डेफिनेशन है, उसमें क्या कहा, डेफिनेशन में भी आपके क्या खींचा जाए या दबा जाए, तो खींचेंगे तो इसकी डाया क्या होगी, कम हो जाएगी। और अगर इसको हम दबा दें तो क्या होगी, इसकी डाया जो है और मोटी होने लगेगी। अब समझने के लिए आपको बता दें, इसकी डाया और मोटी हो जाएगी। तो इसी में जो लंबाई में वृद्धि या कमी होने लगती है, उसी को हम क्या कहते हैं, लेटरल स्ट्रेन कहते हैं। तो देखिए, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन को हमने ई कैपिटल एल से रिप्रेजेंट किया था, इसको ई स्मॉल एल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इसमें क्या होगा, इसमें जो होगा आपके डाया से रिलेटेड है, तो हो गया डेल्टा डी अपॉन डी, या डेल्टा डी अपॉन डी आप लोग लिख सकते हैं, उसकी मोटाई में परिवर्तन, यानी डेल्टा टी अपॉन टी। तो जो हमने बताया आप सब नोट डाउन कर लीजिएगा। अगर कहीं पर कोई भी डाउट होगा तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर आज के सभी टॉपिक समझ में आए होंगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मिलेंगे आप लोगों से हम अब इसकी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें, और जो टाइम टेबल हमारा बना हुआ है उसके अनुसार रेगुलर आपको वीडियो मिलती रहेंगी। धन्यवाद।